गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 12 का पाठ 4 मानव बस्तियों के बारे में पढ़ेंगे। आज की वीडियो में हम सिर्फ छोटे क्वेश्चनों के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि पेपर में छोटे क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा आते हैं। छोटे क्वेश्चंस जो भी ऑप्शनल पर्सन आएंगे वो हमें सिर्फ एनसीईआरटी की बुक से ही याद करने चाहिए क्योंकि उसी के अंदर वो बिल्कुल सही होते हैं। गाइड में कुछ क्वेश्चंस के आंसर जो है वो गलत दिए होते हैं। तो इस पाठ से संबंधित कुछ छोटे क्वेश्चनों की चर्चा हम आज की वीडियो में करेंगे। आइए वीडियो शुरू करते हैं। हमारे पाठ का नाम है मानव बस्तियां। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मानव बस्तियां किसे कहते हैं। तो मानव बस्तियां क्या होती है? मनुष्य के घरों के समूह को हम मानव बस्तियां कहते हैं। किसके समूह को? घरों के या आवासों के समूह को हम बस्तियां कहते हैं। मनुष्य जो है वो रहने के लिए घर बनाता है, ठीक है, इमारतें वगैरह बनाता है। तो उन्हीं को जब बहुत सारे जब बस जाते हैं घर आसपास, तो उन्हीं के समूह को हम क्या कहते हैं? मानव बस्तियां कहते हैं। ठीक है। मानव बस्तियां जो है वो दो प्रकार की होती है, ग्रामीण बस्तियां व नगरीय बस्तियां। पहले हम ग्रामीण बस्तियों के बारे में चर्चा करेंगे और उसके बाद फिर हम नगरीय बस्तियों के बारे में चर्चा करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आता है, ग्रामीण बस्तियां कौन सी आर्थिक क्रियाओं में शामिल होती हैं? तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए आर्थिक क्रियाएं क्या होती हैं। तो आर्थिक क्रियाएं वे क्रियाएं होती हैं जिनको करने से हमें आय प्राप्त होती है। ठीक है। आर्थिक क्रियाएं क्या होती है? जिनको करने से हमें आय प्राप्त होती है। जैसे हम मेहनत मजदूरी करते हैं, ठीक है, या कोई नौकरी करते हैं, कोई काम धंधा करते हैं, तो उससे हमें क्या है? आय प्राप्त होती है। तो ये सभी जो भी क्रियाएं हैं ये क्या कहलाती हैं? आर्थिक क्रियाएं। ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि ग्रामीण बस्तियों में कौन सी आर्थिक क्रियाएं शामिल होती हैं? तो आर्थिक क्रियाएं जो है वो मेनली 3 होती हैं। वैसे तो हमारी बुक के अंदर 5 दी हुई है, ठीक है, तो लेकिन हम 3 के बारे में बात करते हैं अभी। प्राथमिक क्रियाएं वे क्रियाएं होती हैं जो जिसके अंतर्गत हम प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करके आय प्राप्त करते हैं। मतलब प्राकृतिक संसाधनों से जब हम आय प्राप्त करते हैं तो वो कौन से में आता है? प्राथमिक क्रियाओं में। अब प्राथमिक क्रियाएं कौन कौन सी होती हैं? जैसे कृषि हो गया, पशुपालन हो गया, मधुमक्खी पालन हो गया। तो ये सारे जो भी इसमें प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करके आय प्राप्त करते हैं। तो गांवों के अंदर मेनली क्या कार्य किया जाता है? कृषि और पशुपालन। ठीक है। इसीलिए ग्रामीण बस्तियां कौन सी आर्थिक क्रियाओं में शामिल होती हैं? प्राथमिक क्रियाओं में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नगरीय बस्तियां कौन सी आर्थिक क्रियाओं में शामिल होती? नगरीय बस्तियों में कौन सा कार्य किया जाता है अधिकतर? द्वितीयक व तृतीयक क्रियाएं। ठीक है। द्वितीयक क्रियाओं के अंदर विनिर्माण उद्योग आते हैं जिनके द्वारा हम कच्चे माल का प्रयोग करके तैयार माल जो है वो प्राप्त करते हैं। जैसे हम गन्ने का प्रयोग करके उससे हम चीनी बनाते हैं, ठीक है, सरसों का प्रयोग करके हम सरसों से तेल प्राप्त करते हैं, या फिर आटा लेकर आटे से हम बिस्किट बनाते हैं। तो इस तरह हम कोई भी एग्जाम्पल जो है वो ले सकते हैं। तो द्वितीय क्षेत्र के अंदर क्या आता है? विनिर्माण उद्योग आते हैं। जब हम उद्योगों के अंदर किसी भी वस्तु का निर्माण करते हैं तो वो कौन सी क्रिया होती है? द्वितीय क्रिया होती है। ठीक है। उसके बाद आता है तृतीय क्रिया। तृतीय क्रिया कौन सी होती है? तृतीय क्रियाओं के अंदर 4 चीजें शामिल होती हैं। सबसे पहले तो व्यापार, मतलब वस्तुओं का लेन देन जो हम खरीदते बेचते हैं। इसके अलावा परिवहन के साधन, परिवहन के साधन जिनके द्वारा हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं या वस्तुओं को लेकर जाते हैं। और तीसरा है संचार के साधन। संचार के साधन क्या होते हैं? जिनके द्वारा हम अपने कोई भी मैसेज या अपने विचारों को या अपने संदेश को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं। जैसे हमें किसी से कुछ काम है तो हम उसको फोन करके उसको बताते, तो हमने अपने विचारों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया। तो मोबाइल फोन जो है वो क्या हो गया? संचार का साधन हो गया। ठीक है। और इसके अलावा सेवाएं। तो तृतीय क्षेत्र के अंदर 4 चीजें आती हैं। पहला है, क्या है पहला? सेवाएं हो गया। एक तो सेवाएं क्या होती है? जब हम किसी को पैसे देकर के किसी से कोई कार्य करवाते हैं। जैसे मान लेते एक अध्यापक है, वो
सैलरी लेकर के बच्चों को पढ़ाता है, डॉक्टर है वो पैसे लेकर के इलाज करता है, कोई धोबी है वो पैसे लेकर के कपड़े धोता है। तो वो सभी जीव इसी के अंदर आते हैं, तृतीयक क्रियाओं के अंदर। तो तृतीयक क्रियाओं में व्यापार, परिवहन, संचार और सेवाएं, 4 चीजें आती हैं। कल इससे भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तृतीयक क्रियाओं में कौन कौन से क्षेत्र शामिल हैं, 4 ऑप्शन मिल जाएंगे, परिवहन, संचार, कृषि और सेवाएं। तो इसमें पता करना होगा कौन सा नहीं है, तो क्या होगा, कृषि। ठीक है, तो नगरीय बस्तियों में अधिकतर द्वितीयक व तृतीयक क्रियाएं होती हैं। द्वितीयक में विनिर्माण उद्योग और तृतीयक में व्यापार, परिवहन, संचार और सेवाएं, 4 चीजें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आर्थिक वृद्धि के नोड के रूप में कौन कार्य करता है। इसमें हमें ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे गांव हो गया, बस्ती हो गई, ग्रामीण क्षेत्र या फिर नगर। तो उसका आंसर क्या होगा, नगर। आर्थिक वृद्धि के नोड का क्या मतलब होता है, मतलब जो आर्थिक रूप से विकास करते हैं। जैसे जो शहर है, नगर है, वहां पर उद्योगों के अंदर कार्य होता है, उद्योगों के अंदर वस्तुओं का निर्माण होता है और फिर उन वस्तुओं को ग्रामीण क्षेत्र तक भी पहुंचाया जाता है, तो उससे सभी लोगों को फायदा होता है। तो आर्थिक वृद्धि के नोड के रूप में कौन कार्य करता है, नगर। ठीक है, आगे चलते हैं। नगर व ग्रामीण बस्तियों के बीच संबंध किस माध्यम से स्थापित होता है। अब ग्रामीण और नगरीय बस्तियों के बीच संबंध किस माध्यम से होता है, परिवहन के द्वारा व संचार के साधनों द्वारा। ठीक है, परिवहन के साधन वो होते हैं जिनसे वस्तुएं और व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाए जाते हैं, और संचार के द्वारा हम अपने मैसेज, अपने संदेश, अपने विचारों को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं। ठीक है, तो जो भी वस्तुएं आती हैं नगर से ग्रामीण क्षेत्र में या ग्रामीण से नगरीय क्षेत्र में, वो किसके द्वारा आती हैं, परिवहन और संचार के द्वारा आती हैं। नेक्स्ट है, भारत में ग्रामीण बस्तियों के कितने प्रकार हैं। अब ग्रामीण बस्तियां जो है वो कई प्रकार की होती हैं, गुच्छित, अर्धगुच्छित, पल्ली बस्तियां और परिचित अथवा एकाकी बस्तियां, ये इनके कई नाम दे रखे हैं। गुच्छित बस्तियों को संकुलित भी कहते हैं, आकेंद्रित भी कहते हैं और सहंत बस्तियां भी कहते हैं। ठीक है, इसलिए इसका इंग्लिश में नाम याद कर लो, इंग्लिश में एक ही नाम याद करना पड़ेगा आपको, क्लस्टर्ड सेटलमेंट। ठीक है, फिर उसके बाद चाहे यहाँ पर कोई भी नाम आओ, क्योंकि पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है। अगर हम ये वर्ड याद कर लेते हैं तो हमें ये इतने 4 नाम याद करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो गुच्छित बस्तियां क्या होती है, गुच्छित बस्तियां वे बस्तियां होती हैं जहां पर घर जो है वो एक दूसरे के पास पास और सटे हुए होते हैं। देखो गुच्छित, गुच्छित का मतलब होता है गुच्छे के रूप में जो है वो बसी हुई होती हैं, मतलब सारे घर जो हैं वो आपस में सटे सटे एकदम पास पास होते हैं। ठीक है, तो ऐसी बस्तियों को हम गुच्छित बस्तियां कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है अर्धगुच्छित बस्तियां। अर्धगुच्छित बस्तियां क्या होती हैं, अर्ध मतलब आधा गुच्छा, मतलब जब एक गुच्छे के 2 टुकड़े हो जाते हैं तब कौन सी बस्तियों का निर्माण होता है, अर्धगुच्छित बस्तियों का। ठीक है, इसमें जब किसी भी कारणों से जब बस्तियां जो हैं वो उनका विभाजन हो जाता है, विखंडन हो जाता है, तो उसके बाद इस तरह की बस्तियों का निर्माण होता है। ऐसी बस्तियों में क्या होता है, जब ग्रामीण समाज के अंदर पहले जाति प्रथा जो थी वो बहुत ज्यादा थी। ठीक है, तो जाति प्रथा के कारण जो ऊंची जाति के लोग होते थे वो गांव के बीच में रहते थे, और जो निम्न जाति के लोग होते थे उनको जबरदस्ती हुआ, उनके बलपूर्वक उनको गांव के बाहर की तरफ बसाया जाता था। मतलब जो ऊंची जाति के लोग होते थे, जो सरपंच होता था, वो सारे कहाँ रहते थे, गांव के बीच में। इसके अलावा जो निम्न जाति के जो लोग होते थे, जो गरीब लोग होते थे, उनके घर गांव के बाहर की तरफ बसाए जाते थे। इस तरह से उसके 2 टुकड़े दिखाई देते थे बस्तियों के। ठीक है, तो उस बस्तियों को हम अर्धगुच्छित बस्तियां कहते हैं। ठीक है, समझ में आया। गुच्छित में एक गुच्छा होता है, ठीक है, एक जगह घर बसे होते हैं, जबकि अर्धगुच्छित के अंदर आधे घर एक तरफ और आधे घर एक तरफ, एक उच्च जाति के लोग होते थे, एक में निम्न जाति के लोग होते थे। ठीक है, नेक्स्ट आता है पल्ली बस्तियां। पल्ली बस्तियां क्या होती हैं, जब कई बार जब भौतिक रूप से बस्तियां जो है उनमें कई टुकड़े बन जाते हैं अलग अलग, किनके कारण से, भौतिक कारणों की वजह से। अर्धगुच्छित में तो सिर्फ 2 टुकड़े बताए गए हैं कि एक टुकड़ा
उच्च जाति के लोगों का और दूसरा टुकड़ा निम्न जाति के लोगों का। लेकिन पल्ली बस्तियों में क्या होता है, 2 से अधिक टुकड़े बने होते हैं। कुछ घर यहाँ से बने होते हैं, कुछ घर इधर बने होते हैं, कुछ घर इधर बने होते हैं। मतलब भौतिक कारणों की वजह से जब बस्तियों का अलग अलग विभाजन सा हो जाता है, बस्ती कई इकाइयों में बट जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पल्ली बस्तियां। समझ में आया? जब भौतिक कारणों की वजह से बस्तियां जो हैं वो अलग अलग गुच्छे में कई इकाइयों में जब गांव बट जाता है तो उनको हम पल्ली बस्तियां कहते हैं। नेक्स्ट आता है परिक्षिप्त अथवा एकाकी बस्तियां। एकाकी बस्तियां कौन सी होती है, जिसमें घर जो है वो दूरी पर बने होते हैं। ठीक है, एक घर यहाँ बना 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 है, सब घर दूर दूर है, तो ऐसी बस्तियों को हम क्या कहते हैं, एकाकी बस्तियां। समझ में आया? 4 पॉइंट। गुच्छित, सारे घर बिल्कुल पास पास बने होते हैं। अर्धगुच्छित बस्ती में कुछ घर एक तरफ होते हैं, कुछ घर दूसरी तरफ होते हैं। एक तरफ उच्च जाति के लोग, दूसरी तरफ निम्न जाति के लोग। तीसरा है पल्ली बस्तियां। भौतिक कारणों की वजह से गांव कई इकाइयों में बट जाता है। ठीक है, एक गुच्छा छोटा सा यहाँ होता है, एक गुच्छा यहाँ होता है, इस तरह से, तो उनको हम पल्ली बस्तियां कहते हैं। पल्ली बस्तियों को हम गांव में ढाणी भी बोल देते हैं, पान्ना भी बोल देते हैं। ठीक है, जो गांव में रहते हैं उनको पता होगा क्या होती है पल्ली बस्तियां। नेक्स्ट आता है परिचित अथवा एकाकी बस्तियां, जिसमें घर जो है वो दूर दूर होते हैं। ये जो हैं ये पर्वतीय क्षेत्रों के अंदर, जंगलों के अंदर इस तरह के घर जो हैं वो पाए जाते हैं। इसके अलावा खेतों के अंदर जब घर बना लेते हैं तो किसी के खेत में यहाँ घर बना होता है, किसी के खेत में और दूर घर बना होता है, तो वहां पर भी वो है एकाकी बस्तियों का निर्माण हो जाता है। तो ये 4 प्रकार की बस्तियां हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गुच्छित बस्तियां कहां पर पाई जाती हैं भारत के अंदर। तो भारत में गुच्छित बस्तियां कहां कहां पर मिलती हैं। गुच्छित बस्तियां जो हैं वो उपजाऊ जलोढ़ के मैदानों में और उत्तर पूर्वी राज्यों में पाई जाती है। छोटे क्वेश्चन में पूछ सकता है गुच्छित बस्तियां भारत में कहां पाई जाती हैं। तो कौन से जलोढ़ मैदानों, मतलब वहां पर मिट्टी जो है वो बहुत उपजाऊ है, इसलिए सभी घर जो है वहां पर पास पास बने हुए हैं, और उत्तर पूर्वी राज्यों में भी वहां पर भी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, जो भी भारत का उत्तरी मैदान है उसके अंदर यहाँ पर गुच्छित बस्तियां पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मध्य भारत के बुंदेलखंड प्रदेश व नागालैंड के अंदर गुच्छित बस्तियां पाई जाती हैं, लेकिन वहां पर गुच्छित बस्तियों के होने का क्या कारण है। क्या कारण है, सुरक्षा की दृष्टि से। ठीक है, वहां पर खतरा थोड़ा ज्यादा रहता है। ठीक है, ये बुंदेलखंड प्रदेश के अंदर और नागालैंड में, तो इसलिए लोग सुरक्षा की दृष्टि से गुच्छित बस्तियों के अंदर रहते हैं, ताकि कोई भी खतरा आने पर सभी लोग मिलकर के उस खतरे का सामना कर सकें। ठीक है, इतना आ गया समझ में। नेक्स्ट आता है राजस्थान में गुच्छित बस्तियों के होने का क्या कारण है। तो राजस्थान में गुच्छित बस्तियां क्यों पाई जाती है, क्योंकि राजस्थान जो है वो एक मरुस्थलीय क्षेत्र है और वहां पर जल की कमी पाई जाती है। ठीक है, इसलिए जहां कहीं भी जल का कोई स्रोत होता है, जैसे कोई कुआं हो गया, कोई तालाब हो गया, तो सारे घर जो हैं उस कुएं और तालाब के आसपास बसने शुरू हो जाते हैं, ताकि उन्हें पानी लेने के लिए कहीं दूर ना जाना पड़े और उस कुएं या उस तालाब से ही उन्हें आराम से जल जो है वो प्राप्त हो सके। इसलिए राजस्थान के अंदर जहां पर जल का स्रोत होता है वहां पर गुच्छित बस्तियां पाई जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है अर्धगुच्छित बस्तियां भारत में कहाँ मिलती हैं। तो अर्धगुच्छित बस्तियां जिसमें 2 टुकड़े हो जाते हैं, एक टुकड़े के अंदर उच्च जाति के लोग, दूसरे के अंदर निम्न जाति के लोग, तो वो मिलते हैं गुजरात के मैदान में और राजस्थान के कुछ भागों के अंदर मिलते हैं। गुजरात और राजस्थान के अंदर अर्धगुच्छित बस्तियां जो है वो पाई जाती हैं। नेक्स्ट है पल्ली बस्तियां क्या है, अभी बताया था मैंने। कई बार बस्ती जब भौतिक रूप से एक दूसरे से अलग अनेक इकाइयों में बट जाती है, लेकिन उन सब का नाम एक ही रहता है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, पल्ली बस्तियां। मतलब कई इकाइयों में बट जाती है लेकिन नाम एक ही होता है, गांव का नाम एक ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है पल्ली बस्तियों के अन्य नाम क्या हैं। अन्य नाम क्या है, पाना, पाडा, पाली, नंगला, ढाणी, तो ये सभी जो हैं इसके नाम हैं। क्वेश्चन आ सकता है पाना जो है वो किसका नाम है
और ऑप्शन दे दिया बस्ती का, नगरीय बस्ती का, ठीक है, इसी तरह से। या फिर पूछ सकते हैं पल्ली बस्तियों के इनमें से कौन से नाम हैं, तो पान्ना, पाडा, पाली, नंगला, ढाणी, ये सभी पल्ली बस्तियों के नाम हैं। उसके बाद आता है पल्ली बस्तियां भारत में कहाँ मिलती हैं? कहाँ मिलती है भाई? गंगा के मैदान में, मध्य व निम्न गंगा के मैदान में मिलती है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में और हिमालय की निचली घाटियों के अंदर मिलती है, क्योंकि यहाँ पर ये पर्वतीय क्षेत्र है, तो यहाँ पर भौतिक कारण बहुत मिल जाते हैं, जिसके कारण गांव जो है वो कई इकाइयों में बट जाता है। तो पल्ली बस्तियां गंगा के मैदान में, हिमालय की घाटियों में और छत्तीसगढ़ के अंदर पल्ली बस्तियां पाई जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है एकाकी बस्तियां भारत के कौन से क्षेत्रों में मिलती हैं? तो एकाकी बस्तियां कहाँ मिलती है? जो जगह रहने के लिए बिल्कुल अनुकूल नहीं है, जैसे मेघालय पर्वतीय क्षेत्र है, हिमाचल प्रदेश भी पर्वतीय क्षेत्र है, उत्तराखंड भी, ठीक है। तो इन क्षेत्रों के अंदर मिलती है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड व मेघालय के क्षेत्रों में एकाकी बस्तियां, जहां पर घर जो है वो एक दूसरे से काफी दूर दूर बसे होते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है नगरों के बारे में। भारत में नगरों का विकास तीन आधार, उस विकास के आधार पर तीन प्रकार हैं। ठीक है, मतलब नगरों का विकास किस तरह से हुआ है, इसके आधार पर तीन प्रकार बताए गए हैं। प्राचीन नगर, मध्यकालीन नगर, आधुनिक नगर। ठीक है, तो प्राचीन नगर कौन से होंगे? जो बहुत पुराने नगर हैं। ठीक है, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता के नगर हो गए, हड़प्पा के हो गए, मोहनजोदड़ो के नगर हो गए, या कुछ धार्मिक नगर भी हैं जो सबसे पहले बसाए गए थे, जैसे काशी वगैरह। ठीक है, तो ये आएंगे सिंधु घाटी सभ्यता के नगर, हड़प्पा के और मोहनजोदड़ो के नगर जो है वो सबसे प्राचीन नगर है। उसके बाद आता है मध्यकालीन नगर। मध्यकालीन नगर कौन से होते हैं? जो राजा महाराजाओं के समय में बने थे, ठीक है, और जो उन्होंने राजधानी बनाई थी, जैसे दिल्ली हो गया, आगरा, जयपुर। ठीक है, तो ये तीनों जो है ये मध्यकालीन नगरों के उदाहरण है। क्वेश्चन आ सकता है मध्यकालीन नगरों का उदाहरण बताओ, और मान लेते तीन नाम इसमें देते, एक नाम इसमें दे देते हैं, तो हमें बताना पड़ेगा कि मध्यकालीन नगर कौन सा होता है। नेक्स्ट आता है आधुनिक नगर। आधुनिक नगर वो नगर है जिनका विकास अंग्रेजों ने किया है। ठीक है, सूरत, दमन, गोवा, पांडिचेरी, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। ठीक है, तो ये सारे आधुनिक नगर हैं। नगरों के विकास के आधार पर तीन प्रकार बताई हैं: प्राचीन नगर, मध्यकालीन नगर और आधुनिक नगर। प्राचीन नगर बहुत पुराने हैं, इनका विकास राजा महाराजाओं के समय में हुआ था और इनका विकास अंग्रेजों ने किया था। 2011 में भारत में कितनी परसेंट जनसंख्या नगरीय थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि भारत में कितनी परसेंट जनसंख्या नगरीय थी 2011 में? तो 31.16। हम 2011 के डाटा ही हम यूज करेंगे, क्योंकि हमारे देश के अंदर पिछली जनगणना 2011 में ही हुई थी। तो 31.16% जनसंख्या जो है वो नगरीय जनसंख्या है। ठीक है, 1 लाख से अधिक नगरीय जनसंख्या वाले नगरीय केंद्रों को क्या कहते हैं? प्रथम वर्ग का नगर कहते हैं। जहां पर 1 लाख से अधिक जनसंख्या पाई जाती है उनको क्या कहते हैं? प्रथम वर्ग का नगर। क्वेश्चन आ सकता है 1 लाख से अधिक नगरीय जनसंख्या वाले नगरीय केंद्रों को क्या कहते हैं? आ जाए महानगर, मेगा नगर, प्रथम वर्ग का नगर, द्वितीय वर्ग का नगर, ये 4 ऑप्शन मिल जाएंगे। तो याद रखना है 1 लाख से अधिक तो प्रथम वर्ग का नगर, ठीक है, और 10 लाख से 50 लाख की जनसंख्या वाले नगरों को महानगर कहते हैं। महानगर किसको कहते हैं? 10 लाख से 50 लाख की जनसंख्या वाले नगरों को महानगर कहते हैं। ठीक है, और अगर 50 लाख से भी अधिक होंगे तो हम उनको मेगा नगर कहेंगे। 3 प्रकार बताए हैं: प्रथम वर्ग का नगर, 1 लाख से अधिक, 10 लाख से 50 लाख महानगर, और 50 लाख से अधिक मेगा नगर। बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन बनते हैं तीनों ही। भारत की कितनी प्रतिशत जनसंख्या प्रथम वर्ग के नगरों में निवास करती है? जो भी 31% जनसंख्या नगरों में रहती है उसका 60% किस में रहता है? प्रथम वर्ग के नगरों में रहता है। ठीक है, अब आता है भारत में महानगर कितने हैं?
2011 के अकॉर्डिंग भारत में 46 महानगर है, 46, ठीक है। और मेगा सिटी कितनी है? 8 मेगा सिटी है। 46 तो महानगर है और 8 मेगा सिटी है, ठीक है। जबकि 2001 में कितने थे? 35 तो महानगर थे और 6 मेगा नगर थे 2001 के अकॉर्डिंग, ठीक है। पहले 35 थे और अब 46 हो गए, 11 बढ़ गए हैं। पहले 6 थे और अब 8 हो गए हैं, ठीक है। आगे आता है गैरीसन नगर क्या होते हैं। गैरीसन नगर बहुत बार आ जाता है और हमें पता भी नहीं होता है। तो गैरीसन नगर छावनी को बोलते हैं। जो छावनी नगर होते हैं उनको क्या बोलते हैं? गैरीसन नगर। तो जैसे अंबाला छावनी, जालंधर छावनी और मेरठ छावनी, ठीक है। तो ये सारे जो है ये गैरीसन नगर के उदाहरण हैं। 2 नंबर में भी छोटा क्वेश्चन जो है वो भी आ सकता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे बड़ा नगरीय संकुल कौन सा है? सबसे बड़ा नगरीय संकुल कौन सा है? मुंबई जो है वो भारत का सबसे बड़ा नगरीय संकुल है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। अब जो मेगा नगर है वो कौन कौन से हैं? 8 बताए हैं। 8 मेगा नगर कौन से हैं? कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, बेंगलोर, हैदराबाद, अहमदाबाद व पुणे। तो ये सभी जो हैं ये 8 मेगा नगर हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। लगातार मेरे चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। धन्यवाद।